जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखो, हमने ग्रीक भूगोलवेता पढ़ लिया, फिर रोमन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अरब भूगोलवेता। आज की क्लास की शुरुआत चाय के साथ हो रही है, ठीक है? तो आप भी चाय पी लो। क्या आज मैं किसी दूसरे काम में भी लगा हुआ था, तो वहाँ से फ्री होते तुरंत मैंने क्लास रिकॉर्ड करना चालू किया। देखो, अरब भूगोलवेता सबसे पहले यूनानी आए, जिसको हम ग्रीक बोलते हैं, फिर उसके बाद रोमन आए, अब आ गए ग्रीक। ठीक है, जैसे रोमन गायब हुए तुरंत ग्रीक आ गए थे, अरबी आ गए थे। सबसे पहले यूनानी आए थे, जिसको हम ग्रीक बोलते हैं, फिर आए रोमन भूगोलवेता। रोमन जैसे ही गायब हुए तुरंत आ गए अरबी भूगोलवेता, जिसको हम अरब भूगोलवेता कहते हैं। तो सबसे पहले यूनानी भूगोलवेता, जिनको हम ग्रीक भूगोलवेता कहते हैं। जैसे यूनानी ग्रीक गायब हुए तुरंत आ गए रोमन भूगोलवेता। जैसे रोमन गायब हुए तुरंत आ गए अरब भूगोलवेता। अंधकार युग के बाद पश्चिमी एशिया में भौगोलिक ज्ञान विकसित हुआ था। ठीक है, अंधकार युग के बाद, जैसे अंधकार युग समाप्त हुआ उसके तुरंत पश्चात पश्चिमी एशिया में भौगोलिक ज्ञान विकसित हुआ। 18वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य भौगोलिक ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, जो अरबी भूगोलवेता था उनका अधिकतम योगदान था 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में। तो 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच का जो भौगोलिक ज्ञान था, उसमें अरब भूगोलवेताओं का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, अभी कैमरा ऑन कर लूँगा, एक बार चाय फिनिश हो जाए। अरबों का महत्वपूर्ण योगदान गणित, भूगोल, भौतिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था। जो अरबी लोग थे ना, उनका सबसे ज़्यादा योगदान था गणितीय भूगोल में, भौतिक भूगोल में और प्रादेशिक भूगोल में। प्रादेशिक भूगोल, गणितीय भूगोल और भौतिक भूगोल, इन तीनों में अरबों का बहुत बड़ा योगदान था। सबसे ज़्यादा योगदान था अरबी भूगोलवेताओं का खगोल विज्ञान में। किस में था? खगोल विज्ञान में। अब हम बात करते हैं अरबों का महत्वपूर्ण काल। देखो, अनुवाद का काल कहते हैं 700 से 850 एडी के काल को। ठीक है ना, 700 से 850 एडी के काल को हम कहते हैं अनुवाद का काल, जो कि अरबी काल से संबंधित है। अरबों के ज्ञान का स्वर्ण काल बोला जाता है 850 से लेकर 1000 एडी तक के काल को। देखो, 700 एडी से लेकर 850 एडी तक के ज्ञान को कहा जाता है अनुवाद का काल। 850 एडी से लेकर 1000 एडी तक के काल को कहा जाता है अरबों का श्रवण काल। ठीक है, श्रम विकास या हास का काल कहा जाता है 1000 एडी से 1400 एडी तक के काल को। ठीक है ना, 1000 एडी से लेकर 1400 एडी तक के काल को श्रम विकास या हास का काल कहा जाता है। अरब विद्वानों ने यह प्रमाणित किया कि सूर्य एवं चंद्रमा के सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण से ज्वार उत्पन्न होते हैं। अरबी विद्वानों ने ही प्रमाणित किया था कि सूर्य एवं चंद्रमा के सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण से ज्वार उत्पन्न होते हैं। किसने कहा था? ये अरबी भूगोलवेताओं ने। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, याद करना है आपको, अपनी सेटिंग की कसम, गर्लफ्रेंड की कसम, बॉयफ्रेंड की कसम, आंसर ठीक आना चाहिए। ठीक है ना। देखो, ऐसा कौन सा विद्वान था जिसने द ओशियन नामक किताब लिखी थी, जिसको समुद्री विज्ञान का या समुद्री भूगोल का जनक कहा जाता है। साथ ही साथ उन्होंने समुद्रों या महासागरों की सबसे पहले गहराई को मापने का प्रयास किया था। उन्होंने ही अमावस्या, पूर्णिमा, पूर्ण ज्वार, लघु ज्वार के बारे में बात की थी। उन्होंने ही माना था कि जो ज्वार भाटा आते हैं उनका सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, इन तीनों से लिंक होता है। उस विद्वान का नाम बताओ। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मौसम शब्द, मौसम बन रहा है भाई। अब याद करो, मौसम कहाँ कहाँ बनता है आपका, याद करो कहाँ कहाँ मौसम बनता है। सुबह से लेकर शाम तक कई बार मौसम बनता है। गलत तरीके से नहीं सोचना है कभी आप कुछ और कैसा मौसम बनाने की सोच लो। थोड़ा थोड़ा ठंडा भी मौसम हो रहा है, बरसात का मौसम है, कभी कोई और ही मौसम बनने की वो हो जाए कि चलो सर चाय पी रहे हैं, हमें कुछ और पी लेना चाहिए, केवल चखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब कुछ लोगों का दिमाग तो कुछ और ही मौसम पर गया होगा ना। कुछ लोग सोच रहे हैं अरे यार क्या मौसम की बात बोल दी सर आपने, मज़ा ले लिया आज तो 4-5 दिन में, मौसम याद दिला दिया, मौसम बन गया। 762 ईस्वी में मुसलमानों ने बगदाद नगर की नींव रखी थी। कौन से नगर की? बगदाद नगर की।
अरब भूगोलवेताओं का कार्य क्षेत्र जैसे गणित भूगोल है। खगोल विज्ञान में अरब भूगोलवेताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। अरब मानचित्र कला है, प्राकृतिक भूगोल है और मानव भूगोल है। इसमें अरब भूगोलवेताओं का बहुत बड़ा योगदान था। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनमें अरब भूगोलवेताओं का स्पेशल योगदान रहा था। अब हम बात करते हैं, एक बार मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है ना। चमकता चेहरा। इब्न हाकल अरब जगत को बौद्धिक भूगोलवेता, ये अरब जगत के एक बौद्धिक भूगोलवेता थे। इब्न हाकल थे, ये क्या थे? अरब जगत के एक बौद्धिक भूगोलवेता थे, बौद्धिक भूगोलवेता थे। विभिन्न देशों की यात्रा करके वहाँ की भौतिक दशाओं का वर्णन किया था। इब्न हाकल ने क्या किया था? विभिन्न देशों की यात्रा की, और विभिन्न देशों की यात्रा करने के बाद वहाँ की जो भौतिक दशाएं थी उनका इन्होंने वर्णन किया था। इसने भूमध्य रेखा के 20 डिग्री दक्षिण तक की यात्रा की तथा इन क्षेत्रों को रहने योग्य बताया था। ठीक है ना। इब्न हाकल ने क्या किया था? भूमध्य रेखा से 20 डिग्री दक्षिण तक, मतलब भूमध्य रेखा से लेकर 20 डिग्री साउथ तक के क्षेत्र का इन्होंने क्या किया? यात्रा की। और इस क्षेत्र को इन्होंने क्या बताया कि भाई साहब ये ऐसा एरिया है जहाँ पर मानव निवास कर सकता है। तो विषुवत रेखा से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के एरिया को मानव के निवास योग्य किसने बताया था? इब्न हाकल ने बताया था। ए बुक ऑफ रूट एंड रिल्सम, स्पेस ऑफ द अर्थ, शेप ऑफ द अर्थ, सॉरी, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ए बुक ऑफ रूट्स एंड रिल्सम, सबसे महत्वपूर्ण बुक है इब्न हाकल की, ए बुक ऑफ रूट्स एंड रिल्सम। अच्छे से रट लेना इसको, तो बहुत महत्वपूर्ण बुक है इनकी। शेप ऑफ द अर्थ, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये इनकी 3 महत्वपूर्ण किताब हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं इब्न सीना के बारे में। देखो, इब्न सीना इन्होंने एक किताब लिखी, विश्वकोश। विश्वकोश किसकी है? इब्न सीना की है। इब्न सीना को अरब भूगोल का पिता कहा जाता है। अरब भूगोल का पिता कौन है? इब्न सीना है। इब्न सीना ने विश्वकोश नामक किताब लिखी। इन्होंने भौतिक भूगोल का विकास किया तथा पर्वत निर्माण व अपर्दन कार्य को समझाया था। इब्न सीना ने ही भौतिक भूगोल का विकास किया था। भौतिक भूगोल को विकसित करने का श्रेय इब्न सीना को जाता है। पर्वत निर्माण और अपर्दन कार्य को बहुत अच्छे से समझाने का काम भी इब्न सीना ने किया था। इन्होंने विश्व का भौतिक भौगोलिक वृत्तांत प्रस्तुत किया था। विश्व का भौगोलिक वृत्तांत प्रस्तुत किसने किया था? इब्न सीना ने किया था। इब्न सीना ने विश्वकोश बनाया। विश्वकोश इब्न सीना की महत्वपूर्ण किताब थी, जिसमें भौतिक भूगोल, विशेषकर पर्वत निर्माण की क्रिया, मृदा निर्माण आदि विषयों का विवेचन किया था। इब्न सीना की किताब का नाम था विश्व भूगोल, और इब्न सीना ने अपनी जो किताब विश्व भूगोल थी उसमें उन्होंने 2 बातों पर बहुत स्पेशली फोकस किया। जिसमें पहली बात थी कि भौतिक भूगोल को एक्सप्लेन किया उसमें, और भौतिक भूगोल में भी स्पेशली उन्होंने 2 बातों को एक्सप्लेन किया। पहला पर्वत निर्माण को और दूसरा मृदा निर्माण को, या हम बोल सकते हैं अपर्दन को, मृदा अपर्दन को। मृदा अपर्दन बोल दो, मृदा निर्माण बोल दो और पर्वत निर्माण बोल दो। ये 3 फैक्टर हैं जिनका विवरण किसने किया था? इब्न सीना ने किया था अपनी पुस्तक विश्वकोश में। ठीक है। अब अल बल्खी के बारे में पढ़ते हैं। अल बल्खी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था जलवायु विज्ञान में। किसमें? क्लाइमेट ज्योग्राफी में। तो क्लाइमेटोलॉजी में या क्लाइमेट ज्योग्राफी में अल बल्खी का बहुत बड़ा योगदान था, अरब यात्रियों के अनुभव के आधार पर। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया भाई? जलवायु विज्ञान का बहुत बड़ा नॉलेज था इनको। जलवायु विज्ञान में अल बल्खी का बहुत बड़ा योगदान था, और इन्होंने जो ये अनुभव लिया था वो कहाँ से लिया था? अरब यात्रियों के अनुभव के आधार पर विश्व का पहला जलवायु एटलस तैयार किया था। हम बात करें विश्व का पहला जलवायु एटलस तैयार करने की, तो विश्व का सबसे पहला जलवायु एटलस तैयार किया था किताबुल अस्काल ने। किसने? किताबुल अस्कल। किताबुल अस्कल। तो किताबुल अस्कल पहले विद्वान थे जिन्होंने विश्व का पहला जलवायु एटलस तैयार किया था। तो विश्व का पहला जलवायु एटलस तैयार करने का श्रेय किताबुल अस्काल को जाता है। ठीक है। अल मसूदी। अल मसूदी को हम अरब का हेरोडोटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरब का हेरोडोटस। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अरब भूगोल का या अरब जगत का हेरोडोटस किसको कहा जाता है? अल मसूदी को कहा जाता है। अल मसूदी का जो जन्म था वो बगदाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बगदाद में। देखो, इनकी सन याद करने का चक्कर में मत फंस जाना। मैं हर बार बोलता हूँ,
यदि आप ज़्यादा सन याद करने के चक्कर में फंस जाओगे ना, तो एक दिन आप खुद की डेट ऑफ बर्थ भूल जाओगे कि मेरा जन्म 1988 में हुआ था या फिर किसी विद्वान का जन्म हुआ था। मेरा जन्म 1894 में हुआ था और अल मसूदी का जन्म 1998 में हुआ था। ये कन्फ्यूज पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। शुक्र समझो, थोड़ी सी मेहरबानी कर लो, सारी चीज़ें याद मत करो, थोड़ी सी चीज़ें छोड़ दो। तो इन सनों के ऊपर आप मेहरबानी कर दो, स्पेशली अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ पर मेहरबानी करके छोड़ दो, वरना इसको भूल जाओगे आप। अब हम अल मसूदी की किताबों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है अनाल्स ऑफ टाइम। हिंदी में मत याद करो, केवल इंग्लिश में याद करो। अनाल्स ऑफ टाइम, गोल्ड मेड्यूज, अनाल्स ऑफ टाइम, मेड्यूज ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ प्रेसियस स्टोन। ठीक है, सोने की चरागाह एवं जवाहरात की खाने, मेड्यूज ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ प्रेसियस स्टोन। इसके अलावा किताब अखबार अल जमा, जिसको इन्होंने 30 खंडों में विभाजित किया था, 30 जल्दों में विभाजित किया था। तो अल मसूदी की एक किताब है, कौन सी? अल मसूदी की प्यारे साथियों, एक किताब है जिसको 30 खंडों में विभाजित किया गया, उसका नाम है किताब अखबार अल जमा। किताब अल औसात, ये भी अल मसूदी की किताब है। तो अल मसूदी की 5 किताब, पहले समय विवरणिका जिसको एनाल्स ऑफ टाइम बोलते हैं, दूसरी आ जाती है किताब मुराज अल दहाब जिसको गोल्ड मेड्यूज बोलते हैं, तीसरी आ जाती है सोने के चरागाह एवं जवाहरात की खाने, मेड्यूज ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ प्रेसियस स्टोन, चौथी आ जाती है किताब अखबार अल जमा जिसको 30 खंडों में 30 जिल्दों में विभाजित किया गया है, और 5वीं किताब आती है इनकी किताब अल औसात। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो अल मसूदी मौर्य पृथ्वी को गोलाकार मानते थे, मानना था अल मसूदी का कि पृथ्वी गोल है। अल मसूदी ने नदियों को अपर्दन का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना था। अल मसूदी का मानना था कि अपर्दन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? नदियां हैं। तो अल मसूदी नदियों को अपर्दन का सबसे महत्वपूर्ण कारण मानते थे। ये एक नियतिवादी थे। अल मसूदी क्या थे? एक नियतिवादी थे, नियतिवाद को समर्थन करते थे। अल मसूदी ने विश्व को टोटल 7 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। कितने में? 7 में। पृथ्वी को गोलाकार माना तथा ब्रह्मांड के केंद्र में माना था। भाई पृथ्वी को गोलाकार मानते थे अल मसूदी, और इनका मानना था कि पृथ्वी है ना, वो ब्रह्मांड के सेंटर में, ब्रह्मांड के केंद्र में। ठीक है, और सारे ग्रह क्या करते हैं? पृथ्वी के चारों तरफ रोटेट करते हैं, घूर्णन करते हैं। भाई जब कोई चीज़ सेंटर में है तो चारों, बाकी के जो चारों तरफ के हैं, जो परिधि का काम करें, वो क्या करें? उसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। तो अल मसूदी का मानना था कि पृथ्वी क्या है? एक गोलाकार है जो ब्रह्मांड के सेंटर में है, केंद्र में है, बाकी के सारे ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी व आकाशीय पिंडों के मध्य संबंध बताया था। अल मसूदी ने ही सबसे पहले पृथ्वी और आकाशीय पिंडों के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, उसके बारे में बताया था। ठीक है, एक मिनट, एक पेन कहाँ गया? ठीक है, कुछ अल मसूदी। अल मसूदी का सबसे बड़ा योगदान 7 सागरों की स्थिति एवं आकार तथा महाद्वीप एवं महासागरों की सीमाओं का ज्ञान था। ठीक है, अल मसूदी का सबसे बड़ा योगदान था 7 सागरों की स्थिति एवं आकार तथा महाद्वीप व महासागरों की सीमाओं का ज्ञान होना। अल मसूदी महोदय को 7 सागरों की स्थिति के बारे में पता था कि कहाँ कहाँ स्थित है, उनका आकार कितना है, और महाद्वीप महासागरों की सीमाओं का भी बहुत अच्छा ज्ञान था इनको। तो अल मसूदी को 7 सागरों की स्थिति और उनके आकार के बारे में पता था, महाद्वीप व महासागरों की सीमाओं का ज्ञान था। उसके बाद आते हैं अलबरूनी। अलबरूनी मोहम्मद गजनी के बुलाने पर भारत आए थे। अलबरूनी क्या थे? मोहम्मद गजनी इनको भारत बुलाया था, तब ये भारत में आए थे। किसके? मोहम्मद गजनी के बुलाने पर। 11वीं शताब्दी को अलबरूनी का काल कहा जाता है। तो कौन से विद्वान थे जिनको गजनी बुलाया था और गजनी के बुलाने पर वो भारत आए थे? तो वो थे अलबरूनी। ठीक है, तो गजनी के बुलाने पर, मोहम्मद गजनी बोल दो चाहे गजनी बोल दो, मोहम्मद गजनी के बुलाने पर भारत आए थे अलबरूनी। 11वीं शताब्दी के टाइम को
अलबरूनी का काल कहते हैं। अलबरूनी की ये टोटल 5 किताबें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली किताब का नाम है किताब उल हिंद, दूसरी का है अल अल कानून अल मसूदी, तीसरी है तरीकुल हिंद, चौथी है द वेस्टिज ऑफ द पास्ट और पांचवी है अल कानून अल मसूदी। ठीक है, किताब अल हिंद, अल कानून अल मसूदी, तरीकुल हिंद, त्रिकुल हिंद, द वेस्टिज ऑफ द पास्ट, अल कानून अल मसूदी। ये 5 किताबें हैं और ये पांचों की पांचों किताब किसके प्यारे साथियों? अलबरूनी की हैं। किसकी हैं? अलबरूनी मौर्य की हैं। भारत में निवास के दौरान ही उसने एक प्रसिद्ध किताब अल हिंद पुस्तक लिखी थी। भाई मोहम्मद गजनी ने क्या किया? अलबरूनी को भारत बुलाया। अलबरूनी को मोहम्मद गजनी ने कहा अरबी देशों को कि भाई आप अलबरूनी को हमारे यहाँ भेज दो। ठीक है भाई, मोहम्मद गजनी बुला रहे हैं तो मैं आ जाता हूँ। मोहम्मद गजनी ने कह दिया, अलबरूनी भारत पहुँच गए। अब अलबरूनी वैसे थोड़ी ना बैठने वाला था, मेहनती इंसान था, काम करने वाला था, कामचोर नहीं था अपनी तरह, तुम्हारी तरह, मेरी तरह। यहाँ आकर भी उसने काम चालू कर दिया, बैठा नहीं रहा कि चलो मैं कुछ यादें लिख लेता हूँ। और भारत में उसने जितनी भी सेटिंग बनाई, भारत में जितना भी उसने काम किया, सभी को लिख दिया उसने। ठीक है, तो भारत में रहकर अलबरूनी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताब अल हिंद। ठीक है, तो इस किताब को तो स्पेशली तरीके से याद रख लेना कि मोहम्मद गजनी भारत बुलाया था अलबरूनी को, और अलबरूनी ने भारत में रहकर किताब अल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी? किताब अल हिंद। अलबरूनी की पुस्तक अल कानून अल मसूदी टोलमी की पुस्तक अलमागोस्ट की तर्ज पर लिखी गई है। भाई साहब बहुत गजब का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है ना, अलबरूनी की एक पुस्तक है अल कानून अल मसूदी। तो अलबरूनी की जो किताब अल कानून अल मसूदी है वो टोलमी की एक पुस्तक है अलमागोस्ट, उसकी तर्ज पर लिखी गई है। ठीक है, तो अलबरूनी की किताब अल कानून अल मसूदी टोलमी की फेमस किताब अलमागोस्ट की तर्ज पर लिखी गई है। 11वीं शताब्दी का काल अलबरूनी का काल कहा जाता है। जो 11वीं शताब्दी का काल है उसको अलबरूनी का काल कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अलबरूनी अरब विद्वानों में पॉलीमैथी कहा जाते थे। ठीक है, जो अलबरूनी थे, अलबरूनी को जो अरबी विद्वान थे वो पॉलीमैथी कहते थे। क्या कहते थे? पॉलीमैथी कहते थे। अलबरूनी ने अटलांटिक महासागर को डार्क ग्रीन सा कहा था तथा बताया कि अटलांटिक तथा हिंद महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। तो अलबरूनी मौर्य ने अटलांटिक महासागर को डार्क ग्रीन सा कहा था, साथ ही साथ उन्होंने अटलांटिक और हिंद महासागर को आपस में जुड़ा हुआ बताया था। तो अलबरूनी मौर्य ने अटलांटिक महासागर को डार्क ग्रीन सा कहा। दूसरी बात, अलबरूनी मौर्य ने बताया कि अटलांटिक और हिंद महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। डेविस की तरह अपर्दन चक्र को 3 अवस्थाएं युवा, प्रौढ़ा और वृद्धावस्थाओं की कल्पना की थी। अलबरूनी ने डेविस की तरह ही अपर्दन चक्र की 3 अवस्थाओं की कल्पना की थी, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ठीक है, तो डेविस की तरह ही अलबरूनी ने अपर्दन चक्र की 3 अवस्थाओं की कल्पना की, जिसमें पहली युवावस्था है, दूसरा प्रौढ़ावस्था है, तीसरी वृद्धावस्था है। यह पृथ्वी को गोलाकार मानता था और उसे ब्रह्मांड का केंद्र मानता था। अलबरूनी का भी मानना था कि पृथ्वी क्या है? गोलाकार की है, जो कि ब्रह्मांड के केंद्र में है। अब बताओ भाई साहब, कसम है आपको अपने प्यार की, चिटिंग नहीं करोगे। और अब बताओ कि ये बात और कौन सा अरबी विद्वान मानता था? जो मैं ये बात बोल रहा हूँ ये बिल्कुल सेम कॉपी बात और कौन सा अरबी विद्वान मानता था? चिटिंग नहीं करोगे, अपने भेजे को यूज करोगे ओनली। अलबरूनी ने त्रिकोणीय मिति विधि से पृथ्वी की परिधि की सही गणना की थी। ठीक है ना, पृथ्वी की परिधि की सही गणना किसने की? सबसे पहले अलबरूनी ने, और उन्होंने त्रिकोणीय मिति विधि का प्रयोग किया था, ट्राइगोनोमेट्रिक विधि। कौन सी? ट्राइगोनोमेट्रिक विधि। पहला विद्वान था जिसने सिंधु नदी के स्रोत के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराई थी। अलबरूनी एक पहला विद्वान था जिसने सिंधु नदी के स्रोत के बारे में सबसे ऑथेंटिक और सबसे सही जानकारी प्रोवाइड करवाई थी। तो सिंधु नदी के स्रोत के बारे में सबसे सही जानकारी प्रोवाइड करवाई थी अलबरूनी ने, जो कि पहला विद्वान था। अक्षांशों के निर्धारण में परछाई का प्रयोग किया था। अक्षांशों को निर्धारित करने के लिए परछाई का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अलबरूनी के द्वारा किया गया था। इन्होंने अपनी बुक रिसाला में दिन रात की लंबाई के बारे में वर्णन किया
इसमें ध्रुव पर 6 महीने के दिन की पुष्टि की थी। अल बरूनी ने एक किताब छापी जिसका नाम था रिसाला, जिसमें उन्होंने दिन रात की लंबाई का वर्णन किया था कि दिन कितने लंबे होते हैं, रात कितने लंबे होते हैं। और अल बरूनी ने अपनी जो रिसाला किताब थी ना, इसमें इन्होंने बताया था कि भाई ध्रुव पर 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की रात होती है। रिसाला किसकी हुई? अल बरूनी की हुई। अब हम पढ़ते हैं अल इदरीस के बारे में। किसके बारे में? अल इदरीस। चांदी की ढाल पर विश्व का मानचित्र बनाने का श्रेय अल इदरीस को जाता है। चांदी की ढाल पर विश्व का मानचित्र बनाने का श्रेय अल इदरीस को जाता है। इन्होंने सबसे पहले ज्ञात विश्व का बेलनाकार प्रक्षेप पर मानचित्र बनाया, जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका को दिखाया था। अल इदरीस ने क्या किया प्यारे साथियों? अल इदरीस ने उस समय जो ज्ञात विश्व था ना, उसका बेलनाकार प्रक्षेप पर अल इदरीस, ठीक है, अल इदरीस ने क्या किया? उस समय जो ज्ञात विश्व था उसका बेलनाकार प्रक्षेप पर, बेलनाकार प्रोजेक्शन के ऊपर उसका मानचित्र बनाया और उसमें उसने एशिया, यूरोप और अफ्रीका इन तीनों को दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कौन सा विद्वान था जिसने बेलनाकार प्रक्षेप के आधार पर, बेलनाकार या सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के बेस पर विश्व का मानचित्र बनाया और उसमें उन्होंने एशिया, यूरोप व अफ्रीका को दिखाया। तो वो थे अल इदरीस। इसने विश्व को 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा तथा उन्हीं के आधार पर विश्व का भौगोलिक वर्णन किया। ठीक है ना, विश्व को 7 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया तथा उसी के आधार पर विश्व का भौगोलिक वर्णन किया था। किसने? अल इदरीस ने। अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। अम्यूजमेंट, मैं देखो आंख बंद करके बोल रहा हूं मैं, अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड और शब्द जोड़ सकते हो यहाँ पर, अराउंड द वर्ल्ड। तो अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड किसकी पुस्तक है? अल इदरीस की है। जोग्राफिया न्यूबिशियंस, जोग्राफिया न्यूबिशियंस भी किसकी है? अल इदरीस की है। ठीक है, अल इदरीस द्वारा बनाया गया मानचित्र उस समय का सबसे शुद्ध मानचित्र था। अल इदरीस ने जो उस समय मानचित्र बनाया था वो उस समय का सबसे शुद्ध मानचित्र था। अब हम पढ़ते हैं इब्न बतूता के बारे में। इसे अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। इब्न बतूता को हम अरब जगत का मार्को पोलो कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया और इसने चीन में राजदूत नियुक्त किया गया। अब देखो आप दो जगह कंफ्यूज हो गए, एक अल बरूनी जो मोहम्मद गजनी के समय भारत आया था, और एक इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक बुलाया था। एक साइड है मोहम्मद गजनी, एक साइड है मोहम्मद बिन तुगलक, एक साइड है इब्न बतूता और एक साइड है अल बरूनी। अब मैं याद करवाता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ गजनी। ठीक है, पूरा नहीं लिखता हूँ मैं, गजनी लिख देता हूँ, मोहम्मद गजनी। एक साइड लिख देता हूँ मैं तुगलक, एक साइड में लिख देता हूँ अल बरूनी, और यहां पर लिख देता हूं मैं इब्न बतूता। ठीक है, अब देखो यहां पर आप इसमें देखो गजनी, रूनी, ठीक है, नी नी, तुगलक, तू तू, तू तू, नी नी, ऐसे आप मिला लो। अल बरूनी का नी गजनी के नी से मिल रहा है, तुगलक का तू इब्न बतूता के तू से मिल रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, गजनी का नी अल बरूनी के नी से मिल रहा है, तुगलक का तू इब्न बतूता के तू से मिल रहा है। तो ये तू को मिला दो, इस नी को इस नी से मिला दो। गजनी, अल बरूनी, नी मिल गई, इब्न बतूता, तुगलक, तुगलक बतूता, बतूता का तू तुगलक के तू से मिल गया। ठीक है, अब क्या हुआ था भाई साहब, अल बरूनी को मोहम्मद गजनी भारत बुलाया। मोहम्मद गजनी भारत में रहकर किताब अल हिंद नामक की किताब लिख दी। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को भारत में बुलाया और भारत में फिर क्या किया गया कि भाई इसको चीन का राजदूत नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो इब्न बतूता को भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने बुलाया था और उसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था।
इब्न बतूता ने अपने 28 साल के कैरियर में टोटल 75,000 मील की यात्रा की थी। कितनी? 75,000 मील की। और उन्होंने अपनी जो ये 28 साल के कैरियर में 75,000 मील की यात्रा की, इस पूरी यात्राओं का वृत्तांत उन्होंने अपनी एक किताब रेला ऑफ ट्रेवल्स में लिख दिया। अब बताओ रसाला किसकी किताब का नाम है? अब भी मैं बताया था आपको, रसाला किताब किसकी है आपको बताना है। ट्रेवल्स, रहला ऑफ ट्रेवल्स, एक है रसाला, एक है रहला ऑफ ट्रेवल्स। तो रसाला किसकी है आपको खुद को बताना है, रहला ऑफ ट्रेवल्स किसकी है ये मैं बता दूंगा आपको, इब्न बतूता की है। ठीक है, तो अब इब्न बतूता ने अपने 28 साल के कैरियर में 75,000 मील की यात्रा की थी और उस अपनी यात्रा का संपूर्ण विवरण उन्होंने अपनी किताब रहला ऑफ ट्रेवल्स में लिख दिया था। अब इनकी किताब ए प्रेजेंट टू द ऑब्जर्व ऑन द पर्टिकुलरिटीज ऑफ सिटीज एंड मेवल्स ऑफ वोएगेस, इस किताब का नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। ऐसे कैसे लिख देता है वो, तो ये किसकी है? इब्न बतूता की है। पूर्व के देशों में उसे सन अलाउद्दीन विश्वास का सूर्य कहा गया। पूर्व के देशों में उसे सन अलाउद्दीन, जिसको हिंदी भाषा में देखो सन अलाउद्दीन है जो अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका हिंदी मतलब होता है विश्वास का सूर्य। ठीक है, तो इब्न बतूता को पूर्व के देशों में सन अलाउद्दीन की उपाधि दी गई जिसका मतलब होता है विश्वास का सूर्य। अब हम बात करते हैं इब्न खल्दून के बारे में। इब्न खल्दून अंतिम अरब भूगोलवेत्ता था। इब्न खल्दून क्या था? अंतिम अरब भूगोलवेत्ता था, अरब जगत का मानव भूगोलवेत्ता था। इब्न खल्दून क्या था? अंतिम अरब भूगोलवेत्ता था, अरब जगत का मानव भूगोलवेत्ता था। इब्न खल्दून को प्रथम पर्यावरणविद या पर्यावरणीय निश्चयवादी कहा जाता है। जो इब्न खल्दून है उसको पहला पर्यावरणीय निश्चयवादी माना जाता है। क्या माना जाता है? पहला पर्यावरणीय निश्चयवादी माना जाता है, जिसने मानव पर्यावरण सहसंबंध को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया था। इन्होंने क्या किया? मानव पर्यावरण सहसंबंध को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया। दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। किसने बताई थी? इब्न खल्दून ने। इब्न खल्दून ने सबसे पहले बताया था कि दक्षिण गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में अधिक जनसंख्या रहती है। इब्न खल्दून ने मुकद्दिमा नामक किताब लिखी थी। मुकद्दिमा किसकी है? इब्न खल्दून की है, जिसको टोटल 6 खंडों में डिवाइड किया गया है। तो इब्न खल्दून की किताब का नाम है मुकद्दिमा, जिसको टोटल 6 भागों में विभाजित किया गया है। अपनी इस पुस्तक, जो मुकद्दिमा पुस्तक है इब्न खल्दून की, इस पुस्तक में इन्होंने मानव एवं पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या की है। तो इब्न खल्दून ने अपनी पुस्तक मुकद्दिमा में मानव और पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या की। इनका योगदान बस्ती भूगोल और राजनीतिक भूगोल दोनों में था। इब्न खल्दून का बस्ती भूगोल और राजनीतिक भूगोल दोनों में बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अरबी भूगोलवेताओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। जैसे बगदाद के खलीफा हारून अल रशीद के संरक्षण में शिक्षण संस्थान बेतुल हिकमा की स्थापना की गई थी। तो बेतुल हिकमा की स्थापना किसके संरक्षण में की गई थी? बगदाद के खलीफा थे हारून अल रशीद। तो हारून अल रशीद का संबंध किससे है? बैतुल हिकमा से है, जो कि एक शिक्षण संस्थान थी। खलीफा अल मामून ने टोलमी के भौगोलिक ग्रंथ अल्बागोस्ट नाम से अरबी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, एक विद्वान था खलीफा अल मानून। खलीफा अल मानून ने क्या किया? टोलमी की किताब थी अल्बागोस्ट, जिसको उन्होंने अरबी भाषा में अनुवादित किया। तो टोलमी की किताब अल्बागोस्ट को अरबी भाषा में किसने अनुवादित किया था? खलीफा अल मानून ने। आपको बताना है कि जो अल्बागोस्ट किताब है टोलमी की, इसके तर्ज पर कौन से विद्वान ने कौन सी किताब लिखी थी? टोलमी की अल्बागोस्ट किताब के तर्ज पर कौन से विद्वान ने कौन सी किताब लिखी थी, आपको बताना है। उसके बाद हम बात करते हैं रहमूर मूजी ने हिंद के करिश्मे नामक किताब लिखी थी। रहमूर मूजी थे जिन्होंने हिंद के करिश्मे नामक किताब लिखी थी। किताब अल अस्काल अल बल्खी द्वारा तैयार किया गया विश्व का प्रथम जलवायु मानचित्रावली था। ठीक है, किताब अल अस्काल था जो अल बल्खी के द्वारा तैयार किया गया विश्व का पहला जलवायु मानचित्रावली था। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के भूगोलवेता। तो देखो, भारत के जो भूगोलवेता हैं उनको हम आज नहीं पढ़ेंगे, उनको हम पढ़ेंगे कल।
क्योंकि भारत के भी बहुत सारे भूगोलवेता हैं। ठीक है, और आप कहो तो मैं आज ही पढ़ा दूं भारत के भूगोलवेता, लेकिन आप तो कहोगे क्या, डिकोडेड क्लास चल रही है। चलो आज ही भारत के भूगोलवेता भी पढ़ लेते हैं हम, अरबी भूगोलवेता एवं भारत के भूगोलवेता। भारत के भूगोलवेता में सबसे पहले आता है कौटिल्य, जिसको चाणक्य कहते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त के गुरु और प्रधानमंत्री थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त था मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, और इसके गुरु कौन थे? कौटिल्य थे। ठीक है, कौन थे? कौटिल्य थे। कौटिल्य के द्वारा एक किताब लिखी गई अर्थशास्त्र। इसमें उत्तरी और दक्षिणी भारत के व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों का भौगोलिक विवेचन किया गया था। कौटिल्य ने एक अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने उत्तरी और दक्षिणी भारत के व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों का भौगोलिक विवेचन किया था। कौटिल्य ने जो किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, इस बुक में प्राचीन भारत की कृषि व्यवस्था, औद्योगिक प्रगति, व्यापार तथा व्यापारिक मार्गों द्वारा वर्णन किया गया था। ठीक है, इस बुक में प्राचीन भारत की कृषि व्यवस्था, औद्योगिक प्रगति, व्यापार तथा व्यापारिक मार्गों आदि का वर्णन किया गया। आर्यभट्ट, इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। इनकी बुक है आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट की किताब का नाम है आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम खोज की थी कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी ध्रुवी पर घूम रही है। सबसे गजब की बात है, सबसे अलग की बात है जो आर्यभट्ट ने की थी। शून्य की खोज भी आर्यभट्ट ने की थी, पता हो तो आपको। ठीक है ना, आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले खोज की थी कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी ध्रुवी पर घूम रही है। इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बदलती स्थितियों को बताया था। आर्यभट्ट ने बताया था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का सबसे बड़ा कारण क्या है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इन तीनों की बदलती हुई स्थिति है। इन्होंने, आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया कि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ता है। इन्होंने पृथ्वी की आकृति को गोलाभीय बनाया था, सेपेरिकल टाइप की बताया था। ठीक है ना, तो आर्यभट्ट का मानना था कि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ता है। आर्यभट्ट पृथ्वी की आकृति गोलाभीय मानते थे, सेपेरिकल टाइप की मानते थे। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि बताई थी 24,835 मील। ठीक है, 24,835 मील पृथ्वी की परिधि किसने बताई? आर्यभट्ट ने बताई। ब्रह्मगुप्त, गुप्त काल के प्रमुख खगोलवेता थे ब्रह्मगुप्त। गुप्त काल के प्रमुख खगोलवेता ब्रह्मगुप्त थे। ब्रह्मगुप्त की दो किताबें, पहला ब्रह्म सिद्धांत, दूसरा खाद्य, जिसको खंड भी बोलते हैं। तो ब्रह्मगुप्त की दो किताब, पहली ब्रह्म सिद्धांत, दूसरा खाद्य, जिसको खंड कहते हैं। इसके अनुसार पृथ्वी का व्यास 1551 योजन या 7,905 मील था। ठीक है, तो ध्यान रखना, ब्रह्मजन जो ब्रह्मगुप्त थे, ब्रह्मगुप्त के अनुसार पृथ्वी का व्यास कितना था? पृथ्वी की परिधि कितनी थी? 1,581 योजन या 7,905 मील थी। ब्रह्मा मिहिरी, बराह मिहिरी, इसने पंच सिद्धानिका किताब लिखी थी। बराह मिहिरी ने पंच सिद्धानिका किताब लिखी थी और इस पे उन्होंने खगोलिकी के 5 पद्धतियों की व्याख्या की थी। तो बराह मिहिरी किताब किसकी है? बराह मिहिरी की किताब कौन सी है? पंच सिद्धानिका है। तो पंच सिद्धानिका किताब किसकी है? बराह मिहिरी की है। और बराह मिहिरी महोदय ने अपनी किताब पंच सिद्धानिका में खगोलिकी के टोटल 5 पद्धतियों की व्याख्या की थी। बराह मिहिरी ने गणित में दशमलव के प्रयोग और महत्व से भारतीयों को अवगत करवाया था। गणित में दशमलव का प्रयोग और उसका महत्व के बारे में भारतीयों को सबसे पहले किसने बताया था? बराह मिहिरी ने बताया था। इन्होंने सिद्ध किया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है ना, बराह मिहिरी ने सबसे पहले सिद्ध किया था कि चंद्रमा है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी है जो सूर्य के चक्कर लगाती है। अब आपको बताना है कि कौन से विद्वान ने बताया था कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का कारण सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों की बदलती हुई स्थिति है। किस विद्वान ने, किस भारतीय भूगोलवेता ने बताया था? सबसे पहले भारतीय भूगोलवेता ने बताया था सबसे पहले कि पृथ्वी स्थिर है, बाकी के सारे ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। भास्कराचार्य, एक गणितज्ञ थे, खगोलवेता थे। भास्कराचार्य क्या थे? एक गणितज्ञ भी थे, एक खगोलवेता भी थे।
भास्कराचार्य ने 2 किताबें लिखी, पहली था सिद्धांत शिरोमणि और दूसरी थी कर्ण कुतूहल। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, भास्कराचार्य एक गणितज्ञ थे, एक खगोलवेता थे। भास्कराचार्य ने 2 किताबें लिखी, पहली किताब का नाम था सिद्धांत शिरोमणि और दूसरी किताब का नाम था कर्ण कुतूहल। भास्कराचार्य ने बताया था कि पृथ्वी गोल है, उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति विद्यमान है, जिसके कारण वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। ठीक है ना। तो भास्कराचार्य ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी में ग्रेविटी फोर्स है, जिसकी वजह से वह प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इन्होंने पृथ्वी को 360 डिग्री में विभाजित किया और अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं द्वारा नगरों की अवस्थिति निर्धारित करने में उनका उपयोग किया। भाई, अक्षांश देशांतरों की स्थिति का निर्धारण सबसे पहले किस भारतीय भूगोलवेता ने किया? भास्कराचार्य ने। भास्कराचार्य ने, जो कि एक भारतीय भूगोलवेता थे, उन्होंने क्या किया? अक्षांश देशांतर के आधार पर किसी नगर की स्थिति को निर्धारित किया। भास्कराचार्य ने पृथ्वी को गोल बताया कि पृथ्वी गोल है। अब आता है भूगोल का पुनर्जागरण काल। अब भूगोल के पुनर्जागरण काल से संबंधित कौन कौन से भूगोलवेता हैं, इनको हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आज हो गया अरबी भूगोलवेता और भारत के प्रमुख भूगोलवेता। ठीक है। 36 मिनट की क्लास में हमने लगभग 1.5 से 2 घंटे का कंटेंट पढ़ लिया। अब आप इस क्लास को कंप्लीट होते दोबारा तुरंत से एक बार रिपीट कर लो, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लो, और बीच बीच में मैंने जो क्वेश्चन पुटअप किए उनका आप बिना देखे हुए आंसर याद करने की कोशिश करो। ठीक है ना। क्योंकि मैंने कौन से क्वेश्चन पुटअप किए जो आपको कंफ्यूज करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में।